बहुत बहुत धन्यवाद सम्मानित प्रदेश अध्यक्ष जी। आज मिल्कीपुर विधानसभा में हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी भाई सूरज चौधरी जी की इस चुनावी सभा में मुझे आने का मौका मिला। पार्टी टीम की तरफ से आज का मेरी ड्यूटी यहां लगाई गई थी प्रचार की। इसके लिए मैं भाई सूरज जी का, यहां की जिले मंडल की टीम का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मैं अपनी बात को शुरू करने से पहले सभी धर्मों में जन्मे सभी संतों, गुरुओं और महान पुरुषों को भी नमन करता हूं। ये मिल्कीपुर के चुनाव का इंतजार हमें बहुत दिन से था कि मिल्कीपुर में चुनाव होगा और हम उस चुनाव में भाई सूरज चौधरी जी को दमखम से लड़ाएंगे। हालांकि मैंने कम समय दिया, लेकिन हमारी पार्टी के सभी सम्मानित नेतागणों ने, हमारे जिले, विधानसभा मंडल, प्रदेश की टीम ने यहां लगातार मेहनत की है। इसलिए मुझे भरोसा है कि मिल्कीपुर का चुनाव आजाद समाज पार्टी बहुत बड़े अंतर से जीतेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। क्योंकि भाई सूरज चौधरी लंबे समय से, विगत 15 सालों से इस मिल्कीपुर विधानसभा के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। आज भी इतने ऐतिहासिक जनसमूह आप लोग यहाँ इस जनसमूह के रूप में उपस्थित हुए हैं। हमारी बाईं तरफ हमारी माताएं बहनें बैठी हैं, सामने नौजवान शक्ति और सम्मानित बुजुर्ग बैठे हैं, प्रिय भाई बैठे हैं, मंच पर पार्टी संगठन के सम्मानित नेतागण बैठे हैं, मीडिया के भाई और पुलिस के साथियों का भी भरपूर सहयोग मिल रहा है। सम्मानित साथियों, अभी आपके बीच में एक घटना घटी कि एक हमारे सेना के जवान को अपनी पीड़ा रखनी पड़ी। हालांकि आप ये जानते हैं कि हम सभी की समस्याओं को उठाने का काम करते हैं। ये मुझसे पटना में मिले थे, मैंने इनसे कहा था कि जब सेशन चलेगा मैं आपकी समस्या को सरकार के सामने जोर शोर से उठाऊंगा। लेकिन क्योंकि अभी सेशन शुरू नहीं हुआ, 31 तारीख से सेशन चलेगा, तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इनकी समस्या को उठाया जाए। हालांकि ये हमसे बड़ी उम्मीद करते हैं, ये इसलिए हमारी रैली में पुणे चले आए कि हमें याद दिलाया जा सके कि भाई इनकी बात को उठाना है। लेकिन ये नहीं जानते कि हमें तो हर चीज याद रहती है। हमें तो हर गरीब, किसान, कमजोर, नौजवान, महिलाओं, बुजुर्गों और प्रदेश की हर समस्या में हमारा ध्यान रहता है और रोज मीडिया के माध्यम से उन बातों को हम लोग कहते भी रहते हैं। आज जब मैं यहाँ पहुंचा हूँ तो आप और मैं जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में किस तरह के हालात हैं, उत्तर प्रदेश में किस तरह के हालात बने हुए हैं। उत्तर प्रदेश में कल प्रयागराज में जहां महाकुंभ हो रहा है, वहां भगदड़ मच गई। भगदड़ मचने से कई लोगों की जान चली गई, बहुत सारे लोग घायल हैं, अस्पतालों में बेड नहीं है, दवाइयां नहीं है। मुख्यमंत्री जी अपनी नाकामी छिपाने के लिए मीडिया को डांट रहे हैं, पुलिस प्रशासन को डांट रहे हैं। हालांकि हमें लगता था कि भाई ये कुंभ जो है 12 साल बाद, इस बार जब नाम बदल दिया था, इलाहाबाद से प्रयागराज कर दिया था, तो अब शायद हालात बदल गई होंगी। लेकिन ये सच नहीं है, नाम बदलने से हालात नहीं बदलते, इच्छा शक्ति करके हालात बदले जा सकते हैं। सरकार की इच्छा शक्ति ही हालात बदलने की नहीं है। आज हम मिल्कीपुर में हैं, आप बताओ इस मिल्कीपुर में 60-70% मकान कच्चे हैं या नहीं है? बताओ, अपने आप हाथ उठा के मिल्कीपुर वाला। ये किसकी देन है?
यहाँ किसकी सरकार है? 7 साल से कौन मुख्यमंत्री है? उनसे पहले कितने मुख्यमंत्री रहे? आप ये बताओ, जिन्होंने आजादी के 75 साल बाद भी आपके कच्चे मकान नहीं देखे, आपका भूखा पेट नहीं देखा, बेरोजगारी से आपको तड़पते नहीं देखा, रोटी के लिए मोहताज नहीं दिखा, बिना इलाज और पैसे की कमी कारण मरते नहीं देखा, उनको क्या फर्क पड़ता है कि आप जियो या मरो? यहाँ चुनाव हो रहा है, सारी पार्टियां लड़ रही हैं, वो भी लड़ रही जिनकी सरकार है और जिनके पहले एमएलए थे वो भी लड़ रहे हैं, लेकिन आप कहाँ हो इस भीड़ में? कभी कोई जीतता है, कभी कोई जीतता है। आप कब जीते? आपकी बात कब हुई? आपकी आवाज किसने उठाई? सरकार पे सारे अधिकार हैं, सरकार पे सारी शक्ति है। अगर चाहते तो 3 महीने में यहाँ के सारे मकान पक्के हो जाते, यहाँ रोजगार के साधन खड़े हो जाते, इंडस्ट्रियल एरिया लग जाता, यहाँ के लोगों को वहाँ चौक पे जाके मजदूरी नहीं करनी पड़ती, वहाँ जाके बिकने के लिए नहीं जाना पड़ता। लेकिन सरकार की इच्छा शक्ति नहीं है, और इच्छा शक्ति आज की बात नहीं है, इच्छा शक्ति तो सदियों से नहीं रही। अगर सदियों से इच्छा शक्ति रही होती तो इस देश में बाबा साहब अम्बेडकर को अपनी पार्टी नहीं बनानी पड़ती। इस देश में तमाम पार्टियों के होते, बाबा साहब अम्बेडकर ने अपनी पार्टी बनाई और पार्टी बना के समाज को संदेश दिया कि जिनका दल होता है उनमें बल होता है, और जिनमें बल होता है उनकी समस्याओं का हल होता है। अगर आप अपनी समस्या का हल चाहते हैं तो आपको अपना दल और अपना बल बनाना पड़ेगा। दल बनके तैयार है, नगीना के लोगों ने दल में ताकत भी झोंक दी है। इस बार बारी मिल्कीपुर की है, मिल्कीपुर वाले भी इस बार ताकत झोंक दो, फिर आप देखना जिस तरह पार्लियामेंट में चंद्रशेखर आजाद आपकी आवाज उठाते हैं, उसी तरह लखनऊ की विधानसभा में सूरज चौधरी दहाड़ के आपके क्षेत्रों के लिए लड़ने का काम करेंगे। इस क्षेत्र में न सड़कें अच्छी, न बिजली पानी की व्यवस्था अच्छी, न कोई पूछने वाला है, और जिस तरह से निजीकरण हो रहा है, मुझे नहीं लगता कि अगले 10 साल बाद कोई सरकारी नौकरी भी रहेगी। 400-500 रुपए की मेहनत मजदूरी करके आप मुख्य धारा में नहीं जुड़ सकते हो। मेरे लोगों जो मजदूरी कर रहे हैं उनको देख लो, घर बनाने में उनके जूते खिंच गए हैं। मुख्य धारा में जुड़ने के लिए आपको रोजगार चाहिए, पक्की नौकरी चाहिए, आपको लोन मिलना चाहिए जिससे आप उद्योग धंधे लगा सको, आपको अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए, अच्छा हेल्थ सिस्टम यहाँ बनना चाहिए। लेकिन मैं जानता हूँ ये सरकार समझती है कि अगर हेल्थ सिस्टम अच्छा हुआ तो ये जो प्राइवेट हॉस्पिटल है, यहाँ जो महंगा इलाज हो रहा है, वो इलाज कोई नहीं लेगा। जब सरकारी अस्पताल में अच्छा इलाज आ जाएगा तो लोगों की जेब कैसे काटोगे? एक तो महंगाई का दौर, ऊपर से बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल, गरीब तो जाता सरकारी स्कूल में जहाँ पढ़ाई के नाम पे खाना पूर्ति है, और अमीर जाता है प्राइवेट स्कूल में जहाँ अच्छी पढ़ाई हो रही है। यानी कि गरीबों के आगे बढ़ने के सारे रास्ते सरकार बंद कर रही है, और आरक्षण की बात रोज करते रहते हैं। क्या करेंगे आरक्षण का जब पक्की नौकरी नहीं होगी? क्या करेंगे आरक्षण का जब सरकारी नौकरी नहीं होगी? आज तो पिछड़े वर्ग के लोग, बहुत बड़ी आबादी यहाँ रहती है, पिछड़े वर्ग के लोग अपने दिल पे हाथ रख के पूछे कि इन सरकारों ने आपको क्या दिया है? जिनकी 52% आबादी थी उनको 52% हिस्सेदारी मिलनी चाहिए थी, 52% आबादी को 12, 14, 15% हिस्सेदारी भी सही तरह नहीं मिल रही, और कोई पूछने वाला नहीं है। पहले पुलिस की भर्ती आती थी, टीचर की भर्ती आती थी, पटवारी सेक्रेटरी की भर्ती आती थी, 4th क्लास की चपरासी की भर्ती आती थी। आज तो अगर कोई आता है तो बस हमारी आहें और हमारा दर्द जो हम एक दूसरे से सुनते हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। मैं तो धन्यवाद दूंगा सूरज चौधरी का कि विगत 15 सालों से वो इस क्षेत्र की सेवा कर रहे हैं। हालांकि बड़ी बड़ी पार्टियों ने उनको नकार दिया, बड़े पैसे वाले साधन वाले लोगों ने उनकी अहमियत को नहीं समझा, लेकिन आजाद समाज पार्टी मेहनत करने वाले लोगों की कदर करती है, लड़ने वाले लोगों की कदर करती है। इसलिए हमने तय किया कि भाई सूरज चौधरी जी को हम लोग मौका देंगे, और सूरज चौधरी जी यहाँ से जीत के अगर जाएंगे तो आपकी आंखों में आंसू नहीं आने देंगे, आपकी आवाज उठाने का काम करेंगे। मैं जो आपसे कह रहा था, जब मैंने इस बार कुंभ पे कुछ बात कही थी तो मेरी बात को इधर उधर किया गया, लेकिन आप तो महामंडलेश्वर बोल रहे हैं कि प्रशासन के निकम्मेपन की वजह से, सरकार के निकम्मेपन की वजह से ये घटनाएं हुई है। आज सरकार के पास उनका जवाब है,
मैंने तो कहा था मन चंगा तो कटौती में गंगा, यानी कि जिसका मन साफ सुथरा है उसे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप बताओ, आप तो नारा देके बुला रहे थे कि आ जाओ आ जाओ, अमृत वर्षा हो रही है, लेकिन जब ये गरीब अमृत वर्षा में गए तो इनकी जान की रक्षा भी नहीं कर पाए। मैं मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूं, ये हत्याएं हैं और इनकी हत्या का दोषी सरकार है, मुख्यमंत्री है। मुख्यमंत्री को जवाब देना चाहिए कि उनके कुप्रबंधन की वजह से इतने लोगों की जान गई जो आए तो इस पाप धोने थे, पुण्य कमाने थे, लेकिन वो इस लायक भी नहीं कि अपने बच्चों में चले जाएं। किसी की बच्ची चली गई, किसी की मां चली गई, किसी का बेटा चला गया और सब लोग मिलके आज गरीबों की लाशों में हंस रहे हैं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये सरकार सबको दे सकती है लेकिन आपको इज्जत की जिंदगी नहीं दे सकती है। ये सरकार वादे करती है, 2022 में कहा किसानों की आय दुगनी कर देंगे, फिर कहा सिलेंडर 500 का दे देंगे, फिर कहा इतनी नौकरी दे देंगे। अगर मैं याद गलत नहीं हूं तो अभी प्रयागराज में यूपीएससी के बाद कितने बच्चे आंदोलन कर रहे थे, 4 दिन तक एक नौकरी नहीं दी मुख्यमंत्री ने। और जो भर्तियां थी 69,000 शिक्षक भर्ती का घोटाला, 20,000 पदों पर दलित पिछड़े वर्ग के बच्चों का अधिकार छीनने का काम इस सरकार ने किया। पटवारी की भर्ती में घोटाला, पुलिस की भर्ती में घोटाला, कोई पूछने वाला नहीं है। जिन गरीबों पर आज तक मकान नहीं पहुंचे उनकी हालत कैसी होगी, वो अपनी बच्चों की सम्मान की रक्षा कैसे करते होंगे। जिनका रोजगार नहीं पहुंचा वो खाते क्या होंगे और वो अपने घर को चलाते कैसे होंगे। क्या गरीब हमेशा गरीब रहेगा? क्या गरीब हमेशा अपमानित होता रहेगा? क्या इन गरीबों के लिए जिनकी आवाज उठाने वाला कोई नहीं है? ये आवाज उठाने में कहीं ना कहीं चूक हमारी भी है, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर तो अपने 4-4 बच्चों को कुर्बानी देके हमें वोट का अधिकार देके गए थे नहीं गए थे? ये वोट का अधिकार तो है कि राजा महाराजा बड़े बड़े कुर्ते वाले पैसे वाले आपकी गलियों में आ रहे होंगे नहीं आ रहे होंगे? आ रहे होंगे नहीं आ रहे होंगे? ये सोचो, अगर ये वोट का अधिकार नहीं होता, ये आपकी शक्लें नहीं देखते, आपकी बस्तियां नहीं देखते। हाल जाके देखो, निकासी नहीं है। हाल जाके देखो, गड्ढे बने हुए हैं सड़कों में। अभी मेरी लोकसभा में देखा था नहीं देखा था, जब अधिकारियों को मैंने गारे में बुला के दिखाया कि देखो क्या हाल है, याद है नहीं याद है? आप सोचो, जब आप में मजबूत नेता होगा तो आपकी सुनवाई होगी। मैं यहाँ बहुजन समाज के लोगों से कहना चाहता हूँ, आपने सबको मौका दिया है, एक मौका सूरज चौधरी को भी दो। भाई सूरज के हाथों को मजबूत करो, 5 तारीख को केतली का बटन दबाओ, फिर आप देखना कि 100 एमएलए वाली पार्टियां पीछे रह जाएंगी और अकेले एमएलए वाली पार्टी आजाद समाज पार्टी पूरे प्रदेश में गूंजती नजर आएगी। हर आदमी की आवाज बनेगा हमारा भाई सूरज। मैं आपसे अपील करता हूं और आपके साथ साथ अपने नेताओं से अपील करता हूं कि अगले 5-6 दिन सोना मत, ये आपकी परीक्षा है, आपकी मेहनत की परीक्षा है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपने बहुत लंबे समय सेवा की है, संघर्ष किया है, उस संघर्ष को आयाम पे पहुंचाने का अवसर आ गया है। दिन रात मेहनत करो और आपका मुकाबला उनसे है जो बहुत बड़े पैसे वाले हैं, धन्ना सेठ है, जिनकी बड़ी बड़ी लेगेसी है। मगर याद रखना, काशीराम साहब कहते थे, तमन्ना अगर सच्ची हो तो रास्ते 1000 होते हैं और तमन्ना अगर झूठी हो तो बहाने 1000 होते हैं। अगर आपकी तमन्ना सच्ची है, आपका लक्ष्य सच्चा है, आपने ठान लिया है, तो कोई आपको नहीं रोक सकता। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपको मैं आपको भी पिछली बार कह के गया था, मिल्कीपुर वालों, आज फिर कह रहा हूं, जेब में फोन है, क्षेत्र में रिश्तेदारी है, 8 घंटे पेट को भरने के लिए 8 घंटे काम करते हो, मेहनत मजदूरी करते हो और फिर ये सोचते हो कोई आपकी लड़ाई लड़े, लेकिन अपनी इज्जत की जिंदगी के लिए, सुख सुविधाओं के लिए, अच्छी पॉलिसियों के लिए 1 घंटा रोज आप ही सूरज चौधरी बनकर काम करो। फोन उठाओ, रिश्तेदारियों में फोन करो, दोस्तों को फोन करो, घर से निकलो, अपनी बस्तियों में जाओ, लोगों से अपील करो, उनसे कहो कि बटन केतली का दबाओ और अपनी किस्मत को जगाओ, अपने अंधेरे को हटाओ और रोशनी की किरण लाओ और केतली का बटन दबाओ। अगर आपने जिम्मेदारी समझ ली और आपने जिम्मेदारी समझ के काम कर दिया तो मैं लिख के देता हूं कि भाई सूरज चौधरी बहुत अच्छे मतों से जीतेंगे। लेकिन वो तब तक जो है मजबूरी में लंबे समय तक इधर उधर काम कर रहे थे, लेकिन अब वो अपने घर में आ गए हैं। और मान्यवर काशीराम साहब कहते थे कि दूसरों के महलों से अच्छी होती है अपनी झोपड़ी। बताओ इनकी मदद करोगे नहीं करोगे? बताओ इस उत्तर प्रदेश को इस सरकार से, जिसने सरकार ने गरीबों के हक छीने,
उससे मुक्ति दिलाओगे नहीं दिलाओगे? क्या यहां से अपनी आवाज मजबूत कर दोगे नहीं कर दोगे? तो आज के बाद अपने आप सूरज चौधरी बन के काम करोगे नहीं करोगे? लोगों को घरों में जाके जगाओगे नहीं जगाओगे? लोगों को अपना निशान बताओगे नहीं बताओगे? इस लड़ाई को आगे बढ़ाओगे नहीं बढ़ाओगे? ये आपके हाथ में है कि अगले 2.5 साल जो उत्तर प्रदेश में 2 साल बचे वो कैसे होंगे, ये आपके हाथ में है। अगर आपने समझदारी दिखाई, आपने जिम्मेदारी दिखाई, आपने अपनी वोट का सही प्रयोग किया और अगले 4-5 दिन सूरज चौधरी बनकर मेहनत कर ली, तो मेरी बात को याद रखना कि टीवी की पट्टी पर चलेगा कि मिल्कीपुर वालों ने इतिहास रच दिया। एक गरीब के बेटे को जैसे नगीना ने सांसद बनाया था, ऐसे ही विधायक बना के असेंबली में भेज दिया। और आप याद रखना, नसीम साहब यहां बैठे, जिस दिन आजाद समाज पार्टी का एमएलए विधानसभा में गूंजेगा, अच्छे अच्छे की नींद हराम हो जाएगी जो गरीबों का अधिकार छीन कर बैठे हैं। मेरी बात को याद रखना, कोई ऐसा नहीं है, चाहे पुलिस के साथी हो, चाहे आर्मी के भाई हो, चाहे अर्धसैनिक बल हो, चाहे होमगार्ड हो, चाहे पीआरडी के जवान हो, चाहे आशा आंगनबाड़ी बहनें हो, चाहे ग्राम सेवक हो, रोजगार सेवक हो, भोजन माता हो, सबकी आवाज को पार्लियामेंट में उठा के उनकी समस्या को हल करवाने का काम हमने पुरजोर कोशिश की है। अगर ये ताकत आपने उत्तर प्रदेश में बना ली तो याद रखना कि फिर आपकी समस्याओं पे कोई जो है चुप नहीं रहेगा, सबको बोलना पड़ेगा। बताओ, जब मैं पार्लियामेंट में गया अकेला नीले पटके वाला छाया नहीं था, बताओ। और इस बार कितने नीले पटके वाले देखे आपने? और अब तो गृह मंत्री नीला पटका पहन के घूम रहे हैं और विपक्ष के नेता भी जय बापू जय भीम की बात कर रहे हैं। जिन्होंने जीते जी कभी बाबा साहब अम्बेडकर का सम्मान नहीं किया, उनके रास्ते रोकने का काम किया, वो भी जय बापू जय भीम कह रहे हैं। आप समझो ये क्यों जरूरत पड़ी? क्योंकि अम्बेडकरवादी आपका अपना भाई पार्लियामेंट में चला गया है। ऐसे ही जब ये जाएगा तो इधर का माहौल भी ऐसा हो जाएगा, यहाँ भी नीले पटके वाले आ जाएंगे, यहाँ से भी मानवता की बात होगी, यहाँ भी गरीबों की बात होगी। ये जो टैक्स के आधार पर गरीबों को लूटा जा रहा है, ये टैक्स बंद होगा। और मैं आपको कहना चाहता हूँ, समय दूर नहीं है, 27 भी हमारे सामने है। आप और हमें जुट जाना है इस बात के साथ कि अब हमें उत्तर प्रदेश को किसी के भरोसे नहीं छोड़ना है। उत्तर प्रदेश की जनता को हाथ फैलाने लायक नहीं छोड़ना है, इनका हाथ मजबूत करना है, इनके फैले हुए हाथ को मुट्ठी बना के एकजुट करके रोकना है और इनके हाथ में ताकत देनी है। इनके बच्चों के लिए अच्छे स्कूल, अच्छे कॉलेज, अच्छी यूनिवर्सिटियां, उद्योग धंधे, इंडस्ट्रियल एरिया, अच्छे अस्पताल, डिग्री कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज, और वो सब में पढ़ाई और इलाज मुफ्त होना चाहिए गरीबों का, जिससे मुख्य धारा में आ सके, पक्की नौकरी लोगों को मिले, आरक्षण सही तरह लागू हो। और जो कुशासन, मैं इसको कुशासन इसलिए कहूंगा, आपने देखा होगा गोरखपुर में 2 बच्चों को रात उनके परिवार से चित्तौड़ साहब मेरी बात हुई, वो मां कह रही थी कि सब आगे हैं, कोई मदद नहीं कर सकता, आप आओगे तभी मेरी मदद होगी। उनके 2 बच्चों को जो शौचालय गए थे, उन दोनों को मार दिया। आज 8 दिन हो गए हैं, 8 दिन। अलीगढ़ में जहां बाबा साहब की स्टैचू लगी थी, वहां रात पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया, सैकड़ों लोगों पे मुकदमा हुआ, महिलाओं को पीटा गया। मैं क्या क्या बताऊं आपसे, कभी संभल में मारते हैं, कभी अलीगढ़ में मारते हैं, कभी गोरखपुर में मारते हैं। यहाँ जो भी अपनी बात उठाएगा, चाहे वो दलित हो, वो मुसलमान हो, वो पिछड़ा हो, वो गरीब हो, सामान्य जाति का भी हो, उन सबको लाठियों का शिकार होना पड़ता है। मैं आपसे कह रहा हूं, इस तानाशाही शक्ति को अगर कोई रोक सकता है तो ये नीले झंडे वाले रोक सकते हैं, इनके अलावा कोई नहीं रोक सकता। उसका कारण है क्योंकि नीले झंडे वाले जहां खड़े हो जाते हैं, ये कदम पीछे नहीं हटाते। इस बार मिल्कीपुर में इतिहास लिखने का मौका आप पे आ गया है। दिन रात एक करके मेहनत कर लो तो याद रखना, दिल खुश हो जाया करेगा जब सूरज चौधरी यहाँ के मुद्दों पे असेंबली में बोला करेगा, आवाज उठाया करेगा, आपके मन में खुशी हुआ करेगी कि हमारा वोट कामयाब हो गया। वरना ये जो शक्ति बाबा साहब ने दी है, जिसको चाहे कुर्सी में बिठा दो, जिसको चाहे पटक दो, इसका कोई फायदा नहीं होने वाला जब आपके बीच के लोग चुन के नहीं जाएंगे, आपके हमदर्द नहीं चुन के जाएंगे। मैं आप सबका यहाँ पहुंचने में बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।